पलायन रुक नहीं रहा है, ये एक समस्या है। पलायन का भी मामला है कि नीतीश कुमार ने आने के 1 वर्ष के अंदर ही कहा था कि मजबूरन कोई बाहर नहीं जाएगा। 100 ट्रक लगे हुए हैं, 10-20 जेसीबी मशीन लगे हुए हैं, लेकिन वो पूरे प्रोजेक्ट में 100 आदमी को रोजगार मिला हुआ है, ठीक है, ट्रक ड्राइवर्स के अलावा। बिहार का जो यह गतिरोध है उससे बाहर निकलने का एक तरीका था कि पढ़ाओ तो पढ़ाओ, न तो शहर में बसाओ, यहाँ से बाहर जाओ। चीनी मिल का यहाँ जाल था, ठीक है, अब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हो गया है चीनी मिलों के मामले में, आगे बढ़ गया है। कृषि संयंत्रों का कारखाना यहाँ लग सकता है, यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बन सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़ और मैं हूं सोनालिका आपके साथ। लीजिए एक बार फिर हाजिर हैं हम अपने प्रोग्राम बिहार की संभावनाएं लेकर के, और हमारे आज के गेस्ट हैं प्रियदर्शी जी। आइए उनसे बातें करते हैं। नमस्ते। तो आज तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नीतीश कुमार के योगदान के बावजूद बिहार विकास के मानदंडों पर सबसे नीचे रहता है, नीचे की लीड कर रहा है। क्या वजह है कि इतना पैसा खर्च हो रहा है और पलायन रुक नहीं रहा? ठीक है, तो आप तो एक ही प्रश्न में एकदम 3 बात लेकर के आई हैं, ठीक है, अच्छी बात है। नीतीश कुमार का योगदान पर हम लोग संयोग से पिछली बार बात नहीं कर सके, लेकिन योगदान तो है इस वजह से कि हमको याद है कि 2005 के पहले जब लोगों के साथ मिल कर के बिहार हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे आइडिया के स्तर पर, तो उस समय हम लोगों ने मांग की थी, और उस समय 9th 5-year प्लान आया था, राबड़ी देवी शासन में थी तब की बात में कर रहा हूँ। तो हम लोग 40,000 करोड़ रुपए का 5-year प्लान का मांग कर रहे थे। तब राबड़ी देवी प्लानिंग कमीशन के पास गई थी 22,000 करोड़ रुपए के 5-year प्लान को मांग के, और 5-year प्लान आयोग ने बिहार के लिए 18,000 करोड़ रुपए का ही स्वीकृत किया, 20,000 करोड़ भी नहीं दिया। लेकिन स्थिति ये थी कि वो 18,000 करोड़ रुपया भी 5 वर्ष के बाद खर्च नहीं हुआ, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया लौट गया। तो 22,000 का दावा बना ही नहीं रह गया, क्योंकि 18,000 करोड़ रुपया के लायक भी आप नहीं थे। तो नीतीश कुमार ने इस स्केल को बदल दिया, 40,000 करोड़ जो हम लोग कहते थे वो भी बात खत्म हो गई। और अभी तो आप देख रही हैं, मैंने उसके डिटेल्स में हम लोग फिर कभी जाएं, कि 2.5 लाख करोड़ रुपया का गरीबी निवारण का प्लान, जिसमें सब आवास हो जाए, नीतीश कुमार केंद्र को दे रहे हैं। अभी अभी उन्होंने जाति जनगणना के बाद उसके इंडिकेटर्स जो आए, तो अभी बुधवार को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी बिहार कैबिनेट की, वहाँ वो दे रहे थे, और उसमें वो कह रहे थे कि 2.5 लाख करोड़ खर्च होगा, इसलिए केंद्र क्या करे कि विशेष राज्य का दर्जा दे दे। ये भी एक बिहार के पिछड़ेपन का सूचक है कि राजनेता जो हैं अपने तर्कस से कोई तीर निकाल लेते हैं डिसप्रोपोर्शनेट, जिसके वो लायक भी नहीं है, और जो प्रश्न लॉजिक में खड़ा भी नहीं उतरता है। लेकिन जाने दीजिए, अभी हम लोग विशेष राज्य पर बात नहीं कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के इस कार्यकाल की बात आप कर रही थी। इसके बाद नीतीश ने इन चीज़ों को बदल दिया और मैसिव योजना बनने लगी, और स्टेट का पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, तो किसी दरिद्र राज्य में उससे भी विकास होगा, काफ़ी विकास होगा शुरू में। बाद में फिर यहाँ जितने अपना बिहार का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सब काम करने लगे, उद्यमशीलता काम करने लगे, तो उससे ज़्यादा विकास होगा। लेकिन स्टेट के इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के वजह से शुरू के दिनों में 13% विकास दर बिहार ने हासिल किया था। अभी भी 12% विकास दर, मैंने कोरोना बाद के पीरियड में विकास, मैंने जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 12% का ग्रोथ रेट शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी बात है कि पलायन रुक नहीं रहा है, ये एक समस्या है। पलायन का भी मामला है कि नीतीश कुमार ने आने के 1 वर्ष के अंदर ही कहा था कि मजबूरन कोई बाहर नहीं जाएगा। कोई भी सरकार आज के युग में नहीं कर सकती है कि हमारे लोग बाहर काम करने नहीं जाएंगे, ना आने से रोक सकते हैं ना जाने से रोक सकते हैं। ये तो लोगों को राइट है, कहीं जाएं, कहीं काम करें, कहीं बसें, ठीक है। लेकिन मजबूर होकर जो जाते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट को ऐसा वातावरण देना चाहिए कि लोग को अपने श्रम के बदौलत तरक्की की जो लोगों की आकांक्षा है, उसके लिए लोगों को काम देना चाहिए, काम मिलना चाहिए। काम देने का मतलब सरकार ही नहीं, सरकार ऐसी नीतियों पर चले कि काम पैदा हो, काम रोजगार के अवसर पैदा हो।
तो नीतीश कुमार ये कहे थे कि मजबूरन जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन पूर्णिया के बाढ़ कोशी का 2008 के बाढ़ के बाद फिर वो बात खत्म हो गई और अब बिहार से 1 करोड़ लोग मौसमी पलायन करते हैं हर वर्ष। मतलब इसका मतलब है कि गांव का हर 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति जो काम करने लायक है गांव में खास तौर पर, और गांव में यहाँ पर मैंने लगभग 88% लोग रहते हैं, अधिकांश लोग गांव ही में रहते हैं, शहर में बहुत थोड़े से लोग रहते हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है हिमाचल को छोड़कर जहाँ शहरों में इतने कम लोग रहते हैं। तो हम लोग जो हैं हर काम करने वाला 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति मजबूर है बाहर जाने के लिए। अब पलायन के डायनेमिक्स पर भी आपने इसी सवाल में बात थोड़ी सी कही थी। डायनेमिक्स ये है कि गांव में 2 में से 1 व्यक्ति बाहर चला जाएगा तो जो हम लोगों को मजदूरी नहीं मिलती थी तो अब मजदूरों की कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी, फ्यूडल कंट्रोल भी कम हो गया है, अन्याय भी नहीं उस तरह से हो सकता है। तो वैसी स्थिति में हम लोगों का मजदूर वर्ग का कलेक्टिव बार्गेनिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ भी अच्छी मजदूरी मिल जाती है और बाहर भी जाके, लेकिन ये एकदम टैक्टिकल है कि आधे लोग बाहर जाएंगे तो शेष लोगों को यहाँ अच्छा काम मिल जाएगा। तो ये एक पलायन जो है, पलायन यहाँ के समाज के रक्त का जो रोध है, गतिरोध है, तो रक्त वाहिनियों में जो रक्त बहने लग रहा है उसका एक बड़ा कारण है पलायन। पलायन भी एक बहुत पॉजिटिव रोल अभी अदा कर रहा है, हालांकि ये दुर्भाग्य की वजह से है, लेकिन दुर्भाग्य का या अभिशाप का ये वरदान पक्ष है कि हम कहीं भी जा कर के काम कर लेते हैं, श्रमशीलता का परचम लहरा देते हैं कि आपको पढ़ना है बाहर जाना होगा, नौकरी करनी है बाहर जाके इंतजार करना पड़ेगा, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आप अपने श्रम के बदौलत दुनिया को जीतना चाहते हैं आपको बाहर जाना पड़ेगा, और अगर जो बच गए लोग हैं उनको यहाँ सम्मान चाहिए तब भी आधे लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। तो पलायन का डायनेमिक्स यही है कि बिहार में एक गतिहीनता है, ठीक है, एक अनार्थिक वातावरण है और मेंटल बैकवर्डनेस है, मेंटल ब्लॉक सब है, टैबू सब है, पिछड़ेपन का टैबू, ठीक है। सड़क पर चलेंगे, कोई गली में खड़े हैं, कोई गाड़ी आएगी तो पहले रुक के उसकी तरफ देखेंगे, नज़र मिलाएंगे, तब हटेंगे, ये कि हम भी ना चलेंगे ना तुमको चलने देंगे। इस तरह की कई चीज़ें कल्चरल बैकवर्डनेस का है, ठीक है। सिविक फैसिलिटी नहीं है और सिविक सेंस भी नहीं लाएंगे, तो सिविक सेंस नहीं आएगा तो सिविक फैसिलिटी की मांग भी नहीं होगी, हम जैसे तैसे रहेंगे। तो बिहार का जो यह गतिरोध है उससे बाहर निकलने का एक तरीका था कि पढ़ाओ तो पढ़ाओ न तो शहर में बसाओ, यहाँ से बाहर जाओ, ठीक है। मतलब शहर से मेरा मतलब है कि जहाँ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ कल कारखाने चल रहे हैं। चाहिए आप तमिलनाडु में 1-1 कंपनी का 2-2 एकड़ का कैंपस है, उन कंपनियों का यहाँ एक फ्लैट में दफ्तर है, ठीक है। तो जिनके मैंने ये पूंजीवादी परंपरागत विकास की बात है, तब वो भी कुछ नहीं है, और नया विकास के लिए यहाँ राजनेता जो है उनका दिमाग जो है कचरा है। तो यही वजह है कि बिहार में सारी संभावनाएं हैं लेकिन सब टैबू है। हाँ, इस तरह समस्याओं को गिनते हैं, बिहार की संभावना के बारे में बात करने के पहले गिनते हैं बिहार की बीमारियां कितनी किस्म की हैं। देखिए बीमारियां तो अलग से क्या गिनेंगे, मतलब कोई भी राज्य जिस युग में पूरी दुनिया शताब्दी के अंतिम 10 वर्षों में कई मायने में पिछले 90 वर्ष के बराबर तरक्की करता है, जिस युग में आंध्र प्रदेश पेरिफेरियल स्टेट से निकल करके एक संभावना का प्रदेश बन जाता है, आंध्र के शहर ही नहीं गांव में भी जो काम हुआ है कुछ उसके अनुभव मालूम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो काम हुआ है, गरीबी उन्मूलन का जो काम हुआ है, तो ये जो है हमारे पास बीमारियों का कोई अंत नहीं है। हम तो सबसे बड़ी बीमारी ये मानते हैं कि बगल में मैरीन ड्राइव बन रहा था, और मैरीन ड्राइव का मतलब हो गया कि गंगा के किनारे अभी वो 20 किलोमीटर बन रहा है, आने वाले दिनों में 125 किलोमीटर गंगा के किनारे सड़क हाईवे ये बनाने की योजना इनकी है। बन रहा था तो उसमें 3 मंजिला इमारत के इतनी ऊंचाइयों से सड़कें जा रही हैं, और कहीं कहीं गंगा की मिट्टी भर करके ही उतनी ऊंचाई बनाई गई है, कहीं कहीं तो पिलर पर चल रहा है। तो इतनी मिट्टी भरी गई
100 ट्रक लगे हुए हैं, 10-20 जेसीबी मशीन लगे हुए हैं, लेकिन वो पूरे प्रोजेक्ट में 100 आदमी को रोजगार मिला हुआ है, ठीक है, ट्रक ड्राइवर्स के अलावा। तो यहाँ पर इस राज्य के लिए ये लेविश है, ये व्यसन है कि आप वैसे विकास के पथ पर जाएं जो रोजगार पैदा नहीं करे। तो रोजगार विहीन विकास ये बिहार की समस्या है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप बिहार की संभावना को चित्रित करें और सबसे पहले ये बताएं कि उद्योग केवल विज्ञापन का विषय है या उद्योग की संभावना यहाँ है। हाँ, तो आपका आशय बिहार की संभावना में औद्योगिक की संभावना की तरफ है, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा किए जाने की ज़रूरत है। जब मद्रास में तोप का कारखाना का उद्घाटन हुआ तो हम में से कई लोगों के मन में आया कि तोप कारखाना मुंगेर में क्यों नहीं खोला गया। मुंगेर गन फैक्ट्री का मास्टरपीस प्रोडक्शन करने वाला सेंटर है, सरकार का भी है और उसके साथ साथ अनेकों छोटे छोटे गन फैक्ट्री के उद्योग हैं। अब उनके जो कारीगर हैं, स्किल कारीगर, जो एक से एक एक्सीलेंट हथियार बना सकते हैं, वो चोर बाजारी के हथियार बना रहे हैं, ठीक है, बैंड हथियार बना रहे हैं। तो यहाँ पर मुंगेर गन फैक्ट्री थी, यहाँ पर अशोक पेपर मिल था, यहाँ पर पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले में 7 चलने वाले चीनी मिल थे, यहाँ पर सीवान जिले में पचरुखी और सीवान में चीनी मिल था, यहाँ पर पटना के पास बिहटा में और उधर गुरारू में चीनी मिल था। चीनी मिल का यहाँ जाल था, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हो गया है चीनी मिलों के मामले में, आगे बढ़ गया है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार की मिट्टी से, माने ये संभावना जो अब आप पूछ रही हैं, इसी तरह से बिहार में चूंकि आगे चलें तो कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं, उनमें संयंत्र इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कृषि के जो छोटे छोटे संयंत्र हैं उनका उत्पादन कहाँ होता है, तो ज़्यादातर गाजियाबाद में होता है, गाजीपुर के पास गाजियाबाद में होता है जो दिल्ली के पास है। और मजदूर भी बिहार से जाते हैं, प्रोडक्शन आकर के बिहार में बिकता है। तो कृषि संयंत्रों का कारखाना यहाँ लग सकता है, यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बन सकती है। यहाँ पर इथेनॉल में काम कर रहे थे शाहनवाज हुसैन, हो सकता है कि इथेनॉल के मामले में बिहार जो है एक नक्शे पर आ जाने वाला प्रदेश बन जाता, शाहनवाज हुसैन का काम जारी रहता। तो इसी तरह से एक और प्रोडक्ट है, आप शायद परिचित होंगी, रसवंती एक प्रोडक्ट यहाँ होता था। वह उद्योग विभाग का नहीं है, कृषि विभाग का संयंत्र है जो हाजीपुर में था। और रसवंती, उसके पहले एक ही मैंगो प्रोडक्ट होता था, माजा, ठीक है, उस समय फ्रूटी नहीं आया था मार्केट में। तो रसवंती ने जो बोतल में आम पेश किया तो बम्बई वालों को पता चल गया कि ये है आम। वह मैंने ये मैकेनिकल एसेंस डाल करके बना हुआ आम नहीं था, शुद्ध आम का प्रोडक्ट था रसवंती यहाँ। और उसी ने मैंगो पल्प बनाया, लीची पल्प बनाया। यहाँ से आप जापान आधा किलो का मैंगो पल्प भेज दीजिए अपने किसी रिश्तेदार को, तो वो समझता था कि 2 in 1 सुपर फाइन 2 in 1 के बराबर कीमत की कोई चीज़ मिल गई। उसके बदले में अगर कोई वैसी ही चीज़ भेजनी थी तो तोशिबा का बड़ा सा 2 in 1 म्यूज़िक सिस्टम वो भेजता था, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर थे। और हम चूँकि कंज्यूमर हैं, 10 करोड़ आबादी है हमारी, उससे अधिक आबादी है, कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पूरी संभावना यहाँ पर है। चूँकि उपभोक्ता है इसलिए उत्पादन के केंद्र होंगे। तो बिहार में हर एक कोस पर, कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर लगभग, ठीक है, 2 मील का एक कोस होता है, मील नए पैमाने में 3 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा। हर एक कोस पर छोटे छोटे कारखानाओं का जाल बन सकता है और तब यहाँ की खेती भी ठीक से चलेगी और लोगों को बाकी समय में काम भी मिलेगा और औद्योगिक विकास भी होगा। तो संभावना तो भरा पड़ा हुआ है। केवल जल संसाधन पर नहीं जाइए, हम तो एकदम कन्वेंशनल विकास की बात कर रहे हैं कि उद्योगीकरण हो। तो उद्योगीकरण यहाँ के कृषि विकास के लिए भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शी जी आपका, आप हमारे साथ आए, आपने बिहार की तनी बातें बताई हमें। हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे और बातचीत जारी रखेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।